ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट अभी हमने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब इसमें हमें एक दो लॉ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो लॉ क्या है, पोलराइजेशन बेसिकली होता है क्या है लाइट का पोलराइजेशन, कि कोई भी ऐसी लाइट जो सारी डायरेक्शन में हो, पोलराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है। मतलब सारी डायरेक्शन में जो फैली हुई लाइट होती है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है। यही होता है हमारा पोलराइजेशन। तो पहला लॉ हमें पढ़ना है ब्रीवेस्टर्स लॉ, ठीक है। हिंदी में इसको बूस्टर लॉ बोलते हैं। और जो ये लॉ है वो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उस पर दिया गया, तो उसको दूसरा नाम ये भी बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ बाई रिफ्लेक्शन या ब्रीवेस्टर्स लॉ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आई होप आपको पता होगा। जब कोई भी लाइट किसी मीडियम पे पड़ती है तो क्या होता है, दो उसमें प्रोसेस नेचुरली होते हैं। कौन कौन से, एक रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब वो लाइट उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम से वो आती है, उसी मीडियम में क्या होती है, मीडियम से टकरा के वापस चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। और जो मीडियम के उस पार चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है कि ब्रीवेस्टर लॉ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले 1808 ईस्वी में फ्रांस के एक साइंटिस्ट हुए थे, मेलस। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो अनपोलराइज लाइट होती है, जनरली अगर उसे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है कि जो हमें लाइट प्राप्त होती है दूसरे मीडियम में, वो क्या, या रिफ्लेक्शन के थ्रू जो लाइट हमें मिलती है वो हमें कैसी मिलती है, पार्शली पोलराइज्ड मिलती है। मतलब आंशिक रूप से आपको पोलराइज्ड मिलेगी ही, ये हमें बताया था मेलस ने, ठीक है। अब आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट में पोलराइज लाइट की मात्रा इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड करती है। वो लाइट कितनी, जो अनपोलराइज लाइट है, जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई है, वो लाइट कितनी पोलराइज्ड होगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब वो कोण जिस पे उस माध्यम पे जो आपकी लाइट है वो इंसिडेंस हो रही है, मतलब आपतित हो रही है, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड वन क्या है, किसी विशेष आपतन कोण आईपी के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। अब देखिए, पहले पार्शली की बात हो रही थी, पार्शली इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो वो उनको मिला था कि जो लाइट है वो पार्शली पोलराइज हो रही है, अभी कम्प्लीटली पोलराइज की बात नहीं हुई थी। लेकिन जब इन्होंने और एक्सपेरिमेंट फर्दर किया तो उन्होंने ये पाया कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होगा, मतलब इंसिडेंस एंगल होगा, जिसके लिए जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिलती है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। इसको ही इन्होंने क्या बोला, पोलराइजिंग एंगल। तो ब्रीवेस्टर्स ने एक्सपेरिमेंट अपना कर कुरा के क्या दिया, ये वाला इन्होंने रिलेशन दिया, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। देखिए म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अपवर्तनांक है मीडियम का, माध्यम का अपवर्तनांक है, और IP क्या है, इंसिडेंस एंगल। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ये यहाँ से देख लीजिए कि ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। ये IP एंगल मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है, और ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो जब ये दो नेचुरल फिनोमेना होंगे, इसमें कौन कौन से, एक तो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, दूसरा रिफ्रैक्ट करेगी, तो हमें रिफ्रैक्शन से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रीवेस्टर लॉ है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर है, रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्टेड लाइट के ऊपर, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट तो अब देखिए पोलराइज लाइट मिलेगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ये मतलब क्या होगा, ये IP कोई एक ऐसा एंगल जरूर होगा जिसपे ये इधर जो रिफ्लेक्ट लाइट हो रही है वो पूरी पोलराइज्ड मिले, ठीक है। तो अब देखिए हमें आगे प्रूव करना है, एक दो चीज़ें और आगे प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हमें ब्रीवेस्टर ने क्या बताया कि म्यूजिकल टू 10 IP, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके बताया, ठीक है। और स्नेल्स लॉ क्या होता है ये हमें पता है, म्यूजिकल टू साइन I बाई साइन R ये होता है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में साइन I की जगह IP लिया है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो स्मॉल r ही लिया है मैंने, तो साइन I की जगह क्या हो जाएगा, साइन IP हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R तो R ही रहेगा। अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दी। अब दोनों इक्वेशन से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो साइन IP बाई साइन R इक्वल टू 10 IP के हो जाएगा। अब 10 को साइन और कॉस में अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, साइन IP अपॉन साइन R इक्वल टू साइन IP अपॉन कॉस IP। साइन IP यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपको इधर क्या मिला, कॉस IP इज इक्वल टू साइन R। साइन R इज इक्वल टू साइन
साइन आर इज इक्वल टू कॉस आई पी था। जब आप इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, या कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो 90 में इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और इसको साइन में लिख देंगे। कॉस आई पी को साइन 90 माइनस आई पी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इधर साइन साइन है, तो आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी हो जाएगा। तो एक और हमने यहाँ से प्रूव कर लिया कि आर प्लस आई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इक्वेशन थर्ड से ये सिद्ध होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि इनका जो एंगल, दोनों के एंगल होते हैं, उनका समेशन क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रीवेस्टर लॉ। अब सेकेंड लॉ आपका जो उन्होंने दिया है वो लॉ ऑफ मेलिस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपका पोलराइजेशन पे ही है। तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मेलिस। अब इस लॉ में क्या बताया गया, देखिए मैंने यहाँ पर दो नई चीज़ें, नई क्या, अगर आप स्टडी कर रहे होंगे, बुक को रेफ़र कर रहे होंगे, या मैंने जब पहले पोलराइजेशन में बताया तो मैंने पोलराइज़र का उसमें बताया है आपको, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ एक दो लाइन में कि पोलराइज़र और एनालाइज़र क्या होते हैं। ये कुछ भी नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पोलराइजेशन क्या होता है, जब किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करते हैं तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। किसके द्वारा चेंज करते हैं उसको पोलराइजर बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का पोलराइज़र का ही मटेरियल होता है। पोलराइजर कैसे बनाते हैं, ये कोई एक स्पेशल वो, ठीक, स्पेशल एक प्रकार का स्पेशल क्रिस्टल होता है, ठीक है। और जिसको क्या करते हैं, दो सरफेस को एक साथ लगा देते हैं, उससे क्या बनता है, पोलराइज़र बनता है, ठीक है। तो इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये किसी अनपोलराइज लाइट को एक ही डायरेक्शन में पोलराइज कर देता है, ठीक है। एनालाइज़र भी वही होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसका नाम एनालाइज़र क्यों दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे ये पता लगाने का काम कर रहा है कि जो इधर से लाइट मिल रही है वो पोलराइज लाइट है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये बीच में डैश लाइन बनाई हुई है। ये डैश क्यों बनाया है, पोलराइज़र, ये मैंने इसकी एक्सिस को दर्शाया है, और एनालाइज़र भी में भी मैंने इसकी एक्सिस को दर्शाया है, ठीक है। तो मेलिस के लॉ में इनका एक स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। स्टेटमेंट इनका ये था कि जब एक प्लेन पोलराइज लाइट किसी एनालाइज़र पर पड़ती है तो निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पोलराइज़र और एनालाइज़र के प्लेन के बीच के कोण के कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है। ये है इनका पूरा स्टेटमेंट। अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या कहना चाहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनपोलराइज लाइट थी, आपने यहाँ पर पोलराइज़र लगाया तो यहाँ आपको पोलराइज लाइट मिल गई, ठीक है। अब इन्होंने पहली लाइन में क्या लिखा है कि जो पोलराइज़र से जो यहाँ पर लाइट है ये एनालाइज़र से होके जाएगी, ठीक है। तो जो एनालाइज़र से लाइट जाएगी वो लाइट, ये जो दोनों मैंने एक्सेस बताई हैं, ये जो लाइट यहाँ पे मिलेगी इसकी तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, ये हमें स्क्रीन पे कैसी दिखाई देगी, ज़्यादा तेज़ दिखाई देगी, ज़्यादा धीमी दिखाई देगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इन दोनों के एक्सिस के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाली जो पोलराइज़र है इसको कैसे रखा है, ऐसे रखा है, ठीक है। और जो एनालाइज़र है इसको भी सेम इसी के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के एक्सिस क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो इन दोनों एक्सिस के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आगे देखिए, यदि पोलराइज़र तथा एनालाइज़र के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच का एंगल थीटा मान लिया है, और निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी मानी है मैंने, आई मानी है। तो मेलिस ने क्या दिया था नियम कि जो इंटेंसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा क्या है, ये दोनों के जो एनालाइज़र और पोलराइज़र हैं उन दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, यदि पोलराइज़र और एनालाइज़र के प्लेन के बीच थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, 0 डिग्री कैसे होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी तो कोई एंगल, तभी दो लाइनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और 180 भी क्या होता है, जब इसकी एक्सिस को क्या कर देंगे, कम्प्लीटली रोटेट कर देंगे तो वो भी एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर cos 0 या 180 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। यदि पोलराइज़र और एनालाइज़र के
प्लेन के बीच थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने का मतलब जैसे कि ये मैंने पोलराइजर रखा, ठीक है, इसकी एक्सिस ऐसे है और मैंने जो एनालाइजर है इसकी एक्सिस ऐसे है, तो एनालाइजर इससे 90 डिग्री पे इसकी एक्सिस होनी चाहिए, मतलब ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एनालाइजर हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एक्सिस है, इन दोनों के बीच के एक्सिस में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो इससे कोई लाइट ही नहीं निकलेगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी 0 मिलेगी, ठीक है। और ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ये हमने पोलराइजर रखा और ये एनालाइजर रख दिया, ठीक है। तो 0, इसकी एक्सिस और इसके एक्सिस के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें इस केस में आपको जो यहाँ पे स्क्रीन मैंने लगाई है उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी और इस केस में आपको इंटेंसिटी 0 मिलेगी, ठीक है।